हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्टनर्स ऑलरेडी रिटन इन फेट के नेक्स्ट सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेन सिचेन यहाँ पे अपने ब्रदर यानी कि लैन वांगजी को ये बताने आया था कि उन्होंने लेटर भेज दिया है फिर से, और वो अपने ब्रदर यानी कि लैन सिचेन से बोलता है कि क्या उन्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दी हो रही है, क्या हम इस शादी को थोड़ा डिले नहीं कर सकते। लैन सिचेन कंफ्यूज हो चुके थे, वो नहीं जानते थे कि आखिरकार उसके ब्रदर के मन में क्या है। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने भाई को गलत समझ रहा है। पहले चलो हम एक बार ये देख लेते हैं कि आखिरकार विंग और लैन वांगजी इन दोनों की शादी, जहाँ पे दोनों ही थोड़ा सा कंफ्यूज हैं इस शादी को लेकर, लेकिन फिर भी शादी करने जा रहे हैं। आखिरकार ये क्यों करने जा रहे हैं? ये विंग और लैन वांगजी दोनों की ही जो मदर्स थी ना, उनका डिसीजन था। और कमाल की बात ये थी कि दोनों ही अभी उन दोनों की ही लाइफ्स में नहीं थे, यानी कि ना ही विंग की मदर जिंदा थी और ना ही लैन वांगजी की, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे उन दोनों की ही इच्छा को ना पूरा करना चाहते थे। ये तब स्टार्ट हुआ जब लैन लेडी लैन और विंग की मॉम यानी कि कांग्सी सेरेन दोनों ही एक साथ प्रेग्नेंट थी। हालांकि लेडी लैन की शादी चिंगेजुन से पहले हो चुकी थी और 3 साल पहले उन्होंने एक बेटे को पहले ही जन्म दे दिया था, लेकिन अभी वो फिर से प्रेग्नेंट थी। शादी से पहले ये दोनों ही लेडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड्स थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई भी, अपनी कल्टीवेशन भी, सभी चीज़ें एक साथ कंप्लीट की थी। लेकिन लेडी लैन की शादी थोड़ा जल्दी हो चुकी थी क्योंकि उन्हें टाइम पे एक अच्छा रिश्ता मिल चुका था, यानी कि चिंगेजुन का। चिंगेजुन उस वक्त लैन सेक्ट के क्लैन लीडर थे और दूसरी तरफ कांग्सी सेरेन वो इस वक्त वर्ल्ड टूर पे थी। उसकी शादी के 3 साल के बाद उसकी शादी हुई थी, यानी कि लेडी लैन की 3 साल के बाद कांग्सी सेरेन ने शादी की थी। और शादी कर मतलब एक ऐसे इंसान से की थी जो कि उसे वर्ल्ड टूर के दौरान पे मिला था, यानी कि वी चांग से। वी चांग से जो कि जेन फेंगमैन का बहुत अच्छा फ्रेंड था। जब वी चांग से और कांग्सी सेरेन ने शादी की थी तो यहाँ पे जो लैन चिरेन था ना, उसका तो दिल एकदम से टूट गया था क्योंकि वो कांग्सी सेरेन को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। बट वो कभी बोल नहीं पाया क्योंकि कांग्सी सेरेन एक ऐसी इंसान है जो कि मतलब कभी रूल रेगुलेशंस के बारे में नहीं सोचती। उसे अपनी इच्छाएं चाहिए थी। उससे ऐसा लगने लगा कि अगर वो कांग्सी सेरेन से शादी करेगा तो शायद लैन सेक्ट के हर रूल हर रोज़ टूटेंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने सेक्ट के रूल रेगुलेशंस को बचाने के लिए उसने अपने दिल पे ना पत्थर रख लिया था। लेकिन अंत में उसे ये पता चलता है कि कांग्सी सेरेन ने शादी कर ली है, वो भी वी चांग से जो कि उसी का अच्छा दोस्त था, यानी कि जेन फेंगम्यान, वी चांग से और लैन चिरेन, ये तीनों ही, और चिंगेजुन और जेन सेक्ट के जिनगंगशा, वैन रोहान, ये सभी लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक साथ इन लोगों ने पढ़ाई की थी, अपनी कल्टीवेशन पूरी की थी, जितनी भी नॉलेज इन लोगों को होनी चाहिए थी इन सारी चीज़ों की, मतलब इन्होंने एक साथ की थी। लेकिन उसके बाद सभी लोग अपने अपने सेक्ट पे निकल चुके थे और वी के पास यानी कि वी चांग के पास कोई सेक्ट नहीं था। और उसने काफ़ी हद तक जेन फेंगमैन को हेल्प की थी, उसके सेक्ट को बढ़ाने में, उसके सेक्ट की हर एक चीज़ में डेवलप करने में उसको बहुत हेल्प की थी। लेकिन जब उसकी शादी हो चुकी थी तो अब उसको उसके सेक्ट में रहना पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे उसकी जो बीवी थी मैडम यू, वो उन दोनों के बीच के रिश्ते को ना अच्छे से समझ पा रहे थे, यानी कि जेन फेंगम्यान और वी चांग से ये दोनों ही आपस में सिर्फ फ्रेंड्स नहीं थे, ये फ्रेंड्स से कहीं ज़्यादा थे। और अब इसकी शादी हो चुकी थी, यानी कि जेन फेंगम्यान की शादी हो चुकी थी, तो ऑफकोर्स वो मतलब अब ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे ना जो वो है मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता गड़बड़ हो जाए, इसलिए उसने अपने आप को इन दोनों से बाहर निकाला और वो भी एक वर्ल्ड टूर के लिए निकल चुका था। और इसके चलते वो कांग्सी सेरेन से मिला। हालांकि जेन फेंगम्यान को भूल पाना उसके लिए इतना ईजी नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्सी सेरेन की चलती फिरती हरकतें हैं, उसका वो नटखट तितली जैसा जो अंदाज था ना, वो उसे काफ़ी पसंद आया था। और धीरे धीरे वो जेन फेंगम्यान को भूल चुका था। और 3 साल के बाद जब वो लौटा था
तो वो कांगसे सेरन को अपने साथ लेके आया था। यहाँ पे उसने यंग मैन के बाहर ही अपने लिए एक घर लिया था। वहाँ पे उन दोनों ने ही एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड की थी। वी जियांग से और लेडी लैन दोनों ही फिर से आपस में मिलना जुलना स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि ये दोनों भी फ्रेंड्स थी। तो यहाँ पे इन दोनों का भी मिलना जुलना हो चुका था। और यहाँ पे इसी बीच इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों ही प्रेग्नेंट है। यहाँ पे लेडी लैन अपनी फ्रेंड यानी कि कांगसे सेरन से कहती हैं कि अगर उन दोनों की बेबी मतलब हुए, उन दोनों की बेबीज होंगे, तो वो उन दोनों की शादी कराएंगे और अपनी फ्रेंडशिप को ना वो रिश्तेदारी में बदल देंगे। यहाँ पे कांगसे सेरन लेडी लैन से पूछते हैं कि बाय एनी चांस हमारे बेबी सेम जेंडर आई मीन सेम चीज़ के हुए, जैसे कि अल्फा अल्फा या फिर ओमेगा ओमेगा या फिर बीटा बीटा, तो तब क्या होगा। तो यहाँ पे लेडी लैन बताती हैं तो क्या हुआ, मेरे पास एक और बेटा है और वो ऑलरेडी एक अल्फा है, तो यहाँ पे तुम्हें एक ओमेगा ही पैदा करना होगा, क्योंकि मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे चल जाएगा। तो यहाँ पे कांगसे सेरन और लेडी लैन दोनों ही काफ़ी हद तक हंसती हैं। उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी को ना अपने अपने घर में बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं। उन दोनों की प्रेगनेंसी और जो प्रेगनेंसी का पीरियड था ना वो बहुत अच्छा गया था। यहाँ पे कांगसे सेरन ने विंग को जन्म दे दिया था, तो वहाँ पे लेडी लैन ने लैन वांगजी को जन्म दे दिया था। लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप था। मतलब जो लैन वांगजी था ना वो 1 महीना बड़ा था विंग से, और फॉर्चुनेटली वो एक अल्फा था और दूसरी तरफ विंग एक ओमेगा था। बट विंग जब 5 साल का था तो अचानक से कांगसे सेरन और वी जियांग से दोनों पे ही हमला हुआ, और उसी हमले में मतलब वहाँ पे हमला नहीं हुआ था, जियांग सेक्ट पे हमला हुआ था, और उस हमले के चलते उन दोनों की ही मौत हो चुकी थी। जिसके बाद जैन फेंगमियान ने यहाँ पे विंग को अपने घर पे रखा, उसे वहीं पे पालना स्टार्ट किया। लेकिन लेडी लैन ऑलरेडी अभी तक जिंदा थी, तो वो जानती थी कि यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक डील हुआ था, और उसने इस डील के चलते ही बचपन में ही ना लैन वांगजी और विंग दोनों के ही एक ऐसे एज में जहाँ पे वो जानते भी नहीं थे कि आखिरकार ये होता क्या है जो वो अभी कर रहे हैं। यहाँ पे उसने ना उन दोनों की ही ना मतलब कुछ सेरेमनी करा दी थी, जिसमें उसने ना अपने मतलब पूर्वज जितने थे उनसे विंग और लैन वांगजी को आशीर्वाद दिला दिया था। यहाँ पे उन दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ निशानी एक्सचेंज की थी। हालांकि वो रिंग नहीं थी, लेकिन वो क्या थी हम वो आने वाले टाइम पे देखेंगे। और यहाँ पे उसने अनाउंस किया था कि जब लैन वांगजी और विंग अपने लीगल एज में आ जाएंगे यानी कि 21, तो तब वो दोनों शादी करेंगे। और इन दोनों के बीच में मतलब ये लोग चाह के भी शादी से डिनाई नहीं कर सकते हैं जब तक इन दोनों में से कोई एक इंसान मतलब जिसकी अगर डेथ नहीं हो जाती है, अगर ये दोनों ही तब तक जिंदा रहते हैं, तो इन दोनों को शादी करनी ही होगी। या फिर यूँ कहो कि उसने डायरेक्टली ये अनाउंस कर दिया था कि विंग पूरी तरीके से लैन सेक्ट का है और जियांग सेक्ट के पास वो लैन सेक्ट की एक अमानत है। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास भी एक रीज़न था, क्योंकि उसने देखा था कि 1 साल में मैडम यू ने विंग को किस तरीके से ट्रीट किया था। इसलिए वो विंग को अपने साथ तो लेके जाना चाहती थी, लेकिन किसी रिश्ते के साथ। लेकिन विंग भी इस तरीके से अगर वो यहाँ से लेके जाती तो शायद गलत होता। लेकिन लैन सेक्ट में भी रह के वो नहीं चाहती थी कि विंग अपने बचपन को खो दे। वो अपने बेटों को तो पहले ही इतने स्ट्रिक्ट माहौल में पाल ही रही है, लेकिन वो विंग को भी वहाँ पे ले जाके वैसा ही बना दे। वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी माँ जिस तरीके से रहती थी ना, जितना मस्त मौला होकर वो रहती थी, वैसे ही उसका बेटा भी रहे। इसलिए उसने यांग्स को इस चीज़ के लिए बोला कि विंग उनके पास लेंस का एक मतलब एक जिम्मेदारी है, तुम्हारे पास वो एक मतलब अमानत है, तो तुम्हें उसे संभाल के रखना होगा। हालांकि उसके बाद भी आंट यू का कोई ज़्यादा मतलब बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जैन चैंग, जैन फेंगमियान और जैन यांगली ये तीनों ही विंग का काफ़ी ख्याल रखा करते थे। यहाँ पे वक्त गुजरते गया और जब लैन वांगजी भी 12 साल का हो चुका था, तो उसकी मॉम की भी डेथ हो चुकी थी। और वो डेथ बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थी, क्योंकि वो डेथ एक ऐसी डेथ थी, ना ही उससे कोई डॉक्टर डायग्नोस कर पाया कि हुआ क्या है, ना ही कोई मतलब
वो जादू टोने वाली सिस्टम होते हैं ना वो उसे ठीक कर पाए। बट हाँ, उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन अब भी ये एक वचन जो था ना वो चला आ रहा था हर साल 30 त्योहारों पे, और उसी एक फिक्स डेट पे जिस दिन विंग और लैनवांग जी की वो सेरेमनी हुई थी, उस दिन लैंड सेक्ट के लोग विंग के लिए बहुत सारे ना यहाँ पे गिफ्ट भेजा करते थे, और जंग सेक्ट के लोग भी लैनवांग जी के लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजा करते थे। 16 साल की उम्र में इन लोगों ने एक अच्छा टाइम, बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, ये जानते हुए कि ये आने वाले टाइम पे हस्बैंड्स होने वाले हैं। इसलिए उन लोगों ने एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। लेकिन विंग ने लैनवांग जी को समझा, लैनवांग जी ने विंग को समझा, जिसके अकॉर्डिंग वो ये समझ पाए कि जिस इंसान के साथ वो जुड़ने वाले हैं ना वो उनकी बिहेवियर से एकदम अपोजिट है। या फिर ये कह सकते हैं कि हम आग और पानी की तरह हैं, सूरज और चंद्रमा की तरह हैं। मतलब एक सूरज से भी ज़्यादा गर्म और एक चाँद से भी ज़्यादा शीतल। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे सीन था। यहाँ पे फाइनली अब जब विंग और लैनवांग जी 21 साल के हो चुके थे तो इस लेटर के साथ लैंड सेक्ट से उन्हें एक लेटर आया था कि अब उन्हें शादी की तैयारी पूरी कर देनी चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात थी कि क्या सभी लोग इस शादी से खुश थे, या फिर सिर्फ उन दोनों की आत्म मतलब माँ, जो माँ थी ना विंग और लैनवांग जी, इन दोनों की जो माएँ थी उनके आत्मा की शांति के लिए सब कुछ किया जा रहा था। तो ये तो बात हुई कि इन दोनों की शादी फिक्स कैसे हुई। ये फिक्स बचपन में ही हो चुकी थी, इवन इनके पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे सभी लोग इस बात से एग्री भी नहीं थे। ऑफ कोर्स लैंड सेक्ट के बहुत सारे लोगों ने विंग को पहले ही देख लिया था। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि जब 16 साल की उम्र में विंग यहाँ पे आया था तो 3000 में से 2000 रूल तो उसने यूँ तोड़ दिए थे। तो अब जब परमानेंटली वो यहाँ पे आएगा तो वो तोड़ेगा नहीं, उन्हें बदल ही देगा। इसलिए बहुत सारे लोग थे जो इसके अगेंस्ट भी थे, और उनमें से था एक लैन चिरेन भी विंग को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता था। वो विंग को बार बार लेटर्स में लैंड सेक्ट के रूल्स भेजा करता था कि उसे ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, थोड़ा सा बिहेव करना सीखना चाहिए। मतलब हर महीने 1 से 2 लेटर तो लैंड चिरेन के एंड से विंग को आ ही जाते थे, और विंग उन लेटर्स को ना पढ़ने के बाद अपने कवर्ड में रख देता था, क्योंकि उसे अभी से इतना ज़्यादा प्रेशर अपने माइंड में नहीं लेना था। लैनवांग जी अभी भी वहाँ पे यानी कि लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, और लैन सिचेन ने जैसे ही ये सुना था ना कि उसका भाई अभी भी शादी के लिए थोड़ा टाइम मांग रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो आज पहली बार अपने भाई को समझने में गलती तो नहीं कर रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ उसकी माँ की इच्छा के लिए उसका भाई ये सब कुछ कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कल के दिन पिंग और लैनवांग जी दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ के पछताएंगे। यहाँ पे लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, वांग जी मुझे सच सच बताना, क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहते। लैनवांग जी ने एकदम से अपने भाई की तरफ देखा, उसके बाद बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये थोड़ा टाइम के बाद हो तो शायद सही रहेगा। तो यहाँ पे लैन सिचेन अपने ब्रदर यानी कि वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, टाइम, बचपन से लेके अभी तक तुम्हारे माइंड में बस यही है कि तुमने विंग के साथ शादी करनी है, विंग ने तुम्हारे साथ शादी करनी है, जिसके चलते आज तक तुमने कभी किसी को नज़र भर के देखा तक नहीं। तो क्या अब भी तुम्हें टाइम चाहिए। देखो वांग जी, शादी अभी हुई नहीं है, शादी होने में बहुत टाइम है, लेकिन अपने आप से पूछो, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो, क्या तुम्हें ये शादी करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल के दिन तुम और विंग दोनों ही सफ़र कर रहे हो। यहाँ पे लैनवांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा, उसके बाद अपने ब्रदर से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या हमें शादी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे लैन सिचेन अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये तो तुम्हें जानना है ना, शादी तुम्हारी हो रही है वांग जी, मेरी नहीं। मेरी होती तो शायद मुझे पता होता कि मुझे क्या करना है। लैनवांग जी बीच में एक कट ऑफ करते हुए बोलता है, आप मुझे मुझसे बेहतर जानते हैं, तो आपको क्या लगता है। लैन सिचेन अच्छे से जानता था कि वो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता है। मतलब
उसके मूड्स को, उसकी इच्छाओं को, उसकी हैबिट्स को, हर एक चीज़ को वो बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए उसने लैनवांग जी से पूछा, तुम्हें किस बात का डर है? यहाँ पे लैनवांग जी अब एग्जैक्ट पॉइंट पे आ चुका था। उसे समझ में आ रहा था कि उसके भाई को उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं ना वो दिख रही हैं। उसने अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, क्या विंग यहाँ पे एडजस्ट कर पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसको अपने अस्तित्व पे दाव लगाना होगा? तो यहाँ पे लैन ज़िचेन अपने ब्रदर वांग जी की तरफ उसको उसकी आंखों में देखते हुए बोलते हैं, एडजस्ट? कोई भी एडजस्ट नहीं करता है वांग जी। जो भी होता है खुशी खुशी होता है। इस एडजस्टमेंट में अगर तुम उसका साथ दोगे तो वो ज़रूर एडजस्ट करेगा। लेकिन अगर उस घर को छोड़ के वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे आके सबसे पहली मिस्ट्री तुम ही बने रहोगे, तो तुम दोनों के बीच की चीज़ें कब सुधरेंगी? तुम्हें शायद इस बात का डर है कि विंग यहाँ पे आके एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उधर विंग को ये डर होगा कि शायद तुम उसके साथ नहीं में घुल मिल पाओगे। तुम दोनों के ही बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैं जानता हूँ। और तुम्हारे अंदर सिर्फ यही डर नहीं है, तुम्हारे अंदर ये भी डर है कि क्या तुम एक हस्बैंड, एक अच्छे हस्बैंड बन पाओगे या नहीं। लेकिन यकीन मानो, तुम कोशिश करोगे तो ये ज़रूर होगा। विंग को तुम्हारी ज़रूरत है, ना कि सेक्ट की। अगर तुम उसका साथ दोगे ना, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ विंग यहाँ बहुत जल्दी ही घुल मिल जाएगा। वो सारे के सारे रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट करेगा। वो कभी कोई रूल नहीं तोड़ेगा, वो कभी भी किसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। वो हर एक चीज़ खुशी खुशी करेगा अगर तुम उसके अकॉर्डिंग चलो तो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे मन में ये भी चल रहा है कि शादी के बाद तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, और ये सच भी है, बदलेगी, बहुत ज़्यादा बदलेगी। लेकिन वो बदलाव तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम इस उम्मीद से नहीं रह सकते कि विंग ही हर एक चीज़ करेगा, विंग ही अपने आप को चेंज करेगा, विंग को ही यहाँ पे आके एडजस्ट करना होगा। तुम्हें इस एडजस्टमेंट में उसकी हेल्प करनी होगी। मैं नहीं जानता मैं तुम्हें कितना समझ पाया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विंग तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पर्सन है। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि हमें 4 दिन के बाद ही जियांग सेक्ट जाना है और साथ में तुम्हें भी चलना है। भले ही शादी में अभी टाइम है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें विजिट करना होगा, शादी के बारे में बात करनी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तुम अपना क्या ख्याल है ये मुझे बता दो। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहली इच्छा तुम्हारी होगी, विंग की होगी। 2 ऐसे इंसानों की इच्छाओं के लिए हम तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते, जिनकी ज़िंदगी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। मैं जानता हूँ हमारी और विंग की मॉम ये डेस्परेटली चाहती थी कि तुम दोनों का रिश्ता जुड़े, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग नहीं चाहते तो ये रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी भर सफ़र तुम्हें करना है। ज़िंदगी का सफ़र तभी सफ़र लगता है अगर तुम्हारा हमसफ़र तुम्हारे साथ हो तो। अगर तुम्हारा हमसफ़र ही तुम्हारे सफ़र में साथ ना दे रहा हो ना, तो वो सफ़र सिर्फ सफ़र रह जाता है। सफ़र एक तो यात्रा वाला सफ़र है, और दूसरा जिसमें हमें स्ट्रगल करना पड़ता है वो वाला सफ़र है। आप लोग खुद ही डिफाइन कर लीजिएगा कि मैंने कहाँ पे कौन सा सफ़र यूज़ किया है। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।